हेलो, गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियस। तो आज तक आपने न्यूक्लियस के बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ा है और आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द न्यूक्लियस, विच डील्स विद द। तो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आप एक चीज जानते हैं कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस। और इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियॉन्स। करेक्ट। तो आइए, तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं। क्लियर। ए किसके लिए यूज किया जाता है, मास नंबर। किसके लिए यूज किया जाएगा, मास। एंड व्हाट इज मास नंबर, एटॉमिक मास। नहीं, एटॉमिक मास एंड मास नंबर इज द डिफरेंस। उसमें डिफरेंस है बहुत बड़ा। कैसे सर, एक हम बोलते हैं, इसी चीज को समझना है हमने स्टार्टिंग में। सबसे पहले क्या डिफरेंस है देखिए सर, एक तो हम बोल देते हैं सर एटॉमिक मास और एक बोलते हैं मास नंबर। तो हम एक को बोलते हैं एटॉमिक मास और एक को बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। नंबर और मास में डिफरेंस है, ठीक है ना सर। कैसे, सुनिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, एक। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 0। तो इसका जो ये 1 है, व्हाट इज 1 सर, 1 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है ये, नंबर है, एक है। तो सुनिए, अगर मेरे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, 2 और 2, तो मास नंबर कितना बना, 4। मास नंबर कितना बना इस केस में, तो क्या ये एटॉमिक मास है, नहीं। मास कैसे आएगा कि सर एक न्यूट्रॉन का कितना मास है, और अगर मेरे पास 2 न्यूट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके मास लिखना होगा ना। ये तो आपने नंबर बताए मेरे को कि सर एटॉमिक मास नंबर। जैसे कि हम कहते हैं कि सर हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इस केस में एटॉमिक मास 12 हुआ या एटॉमिक मास नंबर 12 हुआ। एटॉमिक मास नंबर 12 है, एटॉमिक मास नहीं है। हमने अभी तक एटॉमिक मास नंबर पढ़ा है, एटॉमिक मास तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, आज पढ़ेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड मास नंबर। क्लियर। आइए, तो सबसे पहले व्हाट इज ए, मास नंबर। ए क्या है यहां पर, मास नंबर। एंड व्हाट इज जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एन व्हाट इज एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ए एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। अब देखिए तो यहां पे देखते हैं, देखिए अब क्या किया गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारी किसकी इक्वल है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब ये वो मास है एक का, एक एटॉमिक मास यूनिट का। अगर सुनो, आपके पास कार्बन है, क्या है, कार्बन। कार्बन का मास नंबर कितना होता है, मास नंबर कितना आता है, 12। कितना आता है, तो एटॉमिक मास कितना आएगा, सिर्फ मास पूछ रहा हूं, एटॉमिक मास 12। आप याद करो, आप एटॉमिक मास को किस में लिखते थे, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वहां पे आप एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे। लेकिन एक एटॉमिक मास यूनिट किसका, क्योंकि मास लिख रहे हो तो या तो ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ऐसा यूनिट किलोग्राम है तो आप किलोग्राम में मेंशन करोगे उसे। तो एटॉमिक मास कितना बनेगा इसका, 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 12 इंटू 1
1.6 इंटू 10 की पावर -27। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपसे मास नंबर पूछा गया है या फिर एटॉमिक मास पूछा गया है। मास नंबर वो नंबर है टोटल, अगर एटॉमिक मास कंप्लीट पूछ रहा है तो आपको किलोग्राम में चेंज करके बताना होगा, सर इतने किलोग्राम हमारे पास है, ठीक है। और इसको लिखने के लिए एक नोटेशन को फॉलो किया जाता है, जैसे कि ये, जैसे एक्स ए जी, ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास, और नीचे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर एटॉमिक नंबर जो आप बोलते हैं। जैसे लिथियम के लिए लिखना हो तो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, मास कितना होता है, मास नंबर कितना होता है 6, कितना आएगा 6, क्लियर। अब जैसे ये हमारे पास आया, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, मास पूछा है तो क्या ये 12 एटॉमिक मास है, नहीं, व्हाट इज 12 एटॉमिक मास नंबर, और इसको सोल्व करना था तो हमने यहां पे इसको सोल्व कर लिया, क्लियर। सॉल्यूशन हम पहले कर चुके थे इस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं हम किसके बारे में, साइज ऑफ न्यूक्लियस, किसके बारे में, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, आइए, टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना, अगर रेडियस पता होगा तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। और हम न्यूक्लियस को कैसा मान के चलते हैं, स्फेरिकल, ये याद रखना, हम न्यूक्लियस को कैसा मान के चलते हैं, स्फेरिकल। तो सबसे पहले रेडियस का एक बात करते हैं। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो इन केस में रेडियस है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, एंड व्हाट इज a, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास लिखूंगा तो मैं m से डिनोट कर लूंगा उसे, ठीक है ना। a क्या है जैस्मीन जी, यहां पे एटॉमिक मास नंबर, क्या है, एटॉमिक मास नंबर। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो क्या आएगा कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पे, R0, तो ये बनेगा मेरे पास R इज इक्वल टू R0, a की पावर कितनी आने वाली है 1/3, 1/3। एंड यहां देखिए, अब R0 और एक किसको डिनोट कर रहा है, R0 की वैल्यू देखो कितनी है 1.2 फर्मी, R0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1.2 फर्मी, फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर, क्लियर। अगर मैं रेडियस की बात कर रहा हूं न्यूक्लियस की, तो एक फॉर्मूला हमारे पास डराइव होता है, और ये डराइव कैसे हुआ, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये उसी से निकाला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, उसी से निकला हुआ है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें मैनेज करने के बाद इसको कैलकुलेट किया गया है, और हमारे पास एक आया R इज इक्वल टू R0, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, और साथ में R0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। तो आप इससे रेडियस निकाल सकते हो, किसी ना किसी की रेडियस तो पूछेगा ना सर, और अगर रेडियस पूछेगा तो आप उसका एटॉमिक मास नंबर निकाल सकते हो फटाफट, और एटॉमिक मास नंबर a की वैल्यू R0 आपको पता ही है, तो R निकाल दीजिए, आ जाएगा। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, किसमें, फाइंड द कंटेनिंग एटॉमिक मास नंबर कितना दे रखा है उन्होंने 56, एटॉमिक मास नंबर कितना दे दिया उन्होंने मुझे 56, 56 किसका होता है वैसे, किसका होता है, आयरन का, आयरन का रहता है 56। तो आइए क्या निकालते हैं, रेडियस। तो आइए फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R0, a की पावर R, रेडियस R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी, a क्या बनेगा 56, 1/3। अब 56 को आप कैसे सोल्व करोगे, अब ये बताइए, कौन बताएगा कैसे सोल्व होगा, कर लेंगे, फर्मी लिखा तो हुआ है ना, अगर वो मीटर में आंसर दे रहा है तो मैं इसको खोल लूंगा 10 टू पावर -15, अगर नहीं दे रखा फर्मी में दे रखा तो मैं फर्मी में लिख लूंगा, लेकिन ये 56 को कैसे खोला जाएगा, है 2 की पावर में लिख लेते हैं, 2 की पावर में आ जाएगा, कितनी आएगी, कितनी आएगी 2 की पावर, हाँ बताइए 6 7 करें, हाँ जी 56 पे कट जाएगा,
5 पे 32 होती है, 6 पे 32 इंटू 2 64, ये तो आया ही नहीं। तो देखो कुछ नहीं करना आपने, इसको यहीं रोकना होगा क्योंकि इसका पूरा क्यूब रूट नहीं निकलने वाला, लेकिन कहां तक निकलता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। आओ 56 पहले किस पे करूंगा, 2 कितना आएगा, अरे मैं क्यूब निकाल लूंगा इसी से, इससे क्यूब 3 3 के पेयर कर देंगे, अब यहाँ पे पेयरिंग 3 की होने लग जाएगी, कितना आएगा 28, ओहो, अब कितना आएगा, 40, अब कितना आएगा, 7, अब 7, यही आएगा। तो सुनो, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब इंटू की पावर 1/3। तो देखो 2 क्यूब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अंदर बच जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1.2 फर्मी, 2 का क्यूब इसकी पावर कितनी होगी 1/3 डॉट 7 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2.4 फर्मी, और 7 की पावर कितनी बच रही है 1/3। यहां के हम अटक गए, हम 7 की पावर 1/3 की वैल्यू चाहिए होगी, तभी आगे सोल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर कुछ क्वेश्चंस में दे रखा होगा तो ऐसा कुछ दे रखा हो जिसका क्यूब रूट निकलता हो, जल्दी से आप आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है दोस्त, अभी तक हमने रेडियस निकालना सीखा, एटॉमिक मास निकालना सीखा। आज तक हम कभी एटॉमिक मास निकाला था नहीं, क्या निकाल रहे थे, एटॉमिक मास नंबर। आज हमने क्या निकालना सीखा, एटॉमिक मास, क्या निकालना सीखा, एटॉमिक मास। अब क्या निकालने वाले हैं, न्यूक्लियर वॉल्यूम। कंसीडर न्यूक्लियस एज अ, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4/3 पाई आर, एंड 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3 से 3, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। एटॉमिक मास नंबर, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होने वाला है, हीलियम का या आयरन का, आयरन का, क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनलिटी इसमें बहुत काम आने वाली है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन में देखना आपको हर जगह प्रोपोर्शनलिटी से r नॉट डिवाइड करके आंसर देने पड़ेंगे, और वो पूछेगा कि सर एक की रेडियस इतनी है, अगले का एटॉमिक नंबर देके कहेगा इसकी रेडियस बताना कितनी आएगी, तो बस दोनों को प्रोपोर्शनलिटी में डालो, डिवाइड मारो, आंसर आ जाएगा। न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर, हम एटॉमिक रेडियस निकाल चुके हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर की रेडियस, न्यूक्लियर का वॉल्यूम निकाल चुके हैं। अब न्यूक्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियर डेंसिटी का। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब होता है भीड़भाड़, कि कितनी भीड़भाड़ रहने वाली है वहां पे। अब हम ये सोच रहे हैं दोस्त कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे r बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का साइज, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ वो भी तो बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, ना बढ़ेगी और ना ही, मतलब इसमें पैकेजिंग बिल्कुल प्रॉपर रहती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल। किसी की भी न्यूक्लियर डेंसिटी पूछ ले, आंसर कितना आने वाला है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम, 2.3 इंटू 1 AMU इज इक्वल टू इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। पीछे किलोग्राम तो लगाइए। अच्छा आइए पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फॉर आयरन न्यूक्लियस कंटेनिंग मास नंबर 56, क्या निकालनी है, अभी पीछे कर रहा था, रेडियस निकाली थी 56, तो हमारी कितनी आ रही थी रेडियस उस केस में, सॉल्यूशन में लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2, पहले तो फॉर्मूला लिख दूं, कौन सा लगता है, चलो, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3, और वेयर r नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1.25। ये लिखते रहा करो, साथ साथ लिखते रहोगे तो याद हो जाएंगे ये। आप सोचोगे कि याद कर लेंगे बाद में, तो नहीं होंगे, आप लिखते रहोगे वो साथ साथ याद हो जाएंगे।
तो इसमें r की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास 2.4 7 की पावर 1/3 फर्मी एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 10 की पावर -15 करेक्ट। ओ अब रह गया एटॉमिक मास निकालना है। ओके सेकंड पार्ट क्या निकालने वाले हैं यहां से एटॉमिक मास। ठीक है चलो अब देखते हैं एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। सर पहले तो मास नंबर चाहिए होगा। मास नंबर कितना है इसका 50 तो क्या बनेगा 56 इंटू AMU 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए है ना। सोल्व तो आपको ही करना होगा। अगला क्या है डेंसिटी। अगली क्या है डेंसिटी की वैल्यू कितनी आने वाली है 2 पॉइंट सबके लिए सेम रहेगी कितनी है 2.17 है माइनस नहीं है किलोग्राम पर मीटर क्यूब 2.3 इंटू 10 की पावर ग्राम पर मीटर 2.3 इंटू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको देखो तीनों चीजें बता दी मैंने डेंसिटी बता दी मास नंबर रेडियस जो पूछेगा निकाल लीजिएगा। इतना तो आप काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे किस पे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर और इसी न्यूक्लियर फोर्स पे हम बात कर रहे थे है ना। तो आइए न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कैसी फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स है सर। सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स कैसी फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स। अच्छा नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों रिपल्सिव भी हो जाते हैं। एक पॉइंट पर आगे क्या हो जाएगा ये रिपल्सिव। वो पॉइंट क्या था कितना था 0.8 फर्मी 0.8 अगर आप पास आ रहे हो 0.8 फर्मी तक तो क्या होने वाला है स्टेबिलिटी आएगी अट्रैक्ट करता रहेगा आपको। लेकिन आप जैसे ही 0.8 फर्मी से ज्यादा पे गए तो क्या शुरू होने वाला है रिपल्शन। क्या शुरू होने वाला है रिपल्शन। तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। आइए तो वही देख रहे हैं हम ये ग्राफ आपने समझा था जैसे जैसे आप पास आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी डिक्रीज क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब यहां पे क्या हो रहा है स्टेबिलिटी। क्या हो रही है स्टेबिलिटी क्योंकि कैसा फोर्स था अट्रैक्टिव आप उसी की तरफ जा रहे हैं है ना। कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ ही जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है डाउन तो डाउन हो रही है। और एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम चलेगी नेगेटिव पे और उसके बाद क्या हो जाएगी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कैसा नेचर शो कर रहा है यहाँ पे रिपल्सिव। इससे इधर वाला कैसा है अट्रैक्टिव इधर वाला अब सुनिए ऑब्जर्वेशंस क्या है एट 0.8 पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम रहने वाली है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर आगे देखते हैं। आप देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ ग्रुप है थोड़ा सा बना लेते हैं। अच्छा यहां से लेके यहां तक देखो आगे वाली ये पैराबोलिक दिख रहा है ना आपको कुछ तो मैंने एक पैराबोला ले लिया कौन सा BCD स्लोप ऑफ BC उधर मत देखिए पहले इधर देखिए स्लोप ऑफ BC ये है ना BC मैंने आपको बताया था ना इसको क्या करा मैंने ओपन कर लिया ये BC ये पॉइंट B आया ना मेरे लिए खोल के तो BC की स्लोप कैसी है x एक्सिस से कैसा एंगल है इसका 90 से ज्यादा है तो कैसी आएगी वैल्यू नेगेटिव। और CD 90 से कम तो कैसी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव। मतलब BC का स्लोप कैसा है नेगेटिव CD का स्लोप कैसा है अब देखिए स्लोप ऑफ BC कैसा है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ -du बाय और ये du बाय dr पोटेंशियल एनर्जी तो होती है du और u बाय r यहां पे क्या कहलाने वाला है y/x स्लोप। और ये du बाय dr कैसे आ रही है मेरे पास नेगेटिव तो बाहर भी नेगेटिव अंदर भी नेगेटिव नेट कैसा आ गया। और अगर यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव शो कर रहा है मींस नेचर कैसा है यहाँ पर रिपल्सिव। नेचर कैसा है यहाँ पर रिपल्सिव तो ये रिपल्सिव नेचर को शो कर रही है। अभी तक हमने न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या क्या पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स कैसी फोर्सेस है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है सर दोनों है अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है
शॉर्ट रेंज फोर्स है सर। कैसी फोर्स है? शॉर्ट रेंज। हाँ देखिए, तो फोर्स पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कैसा नेचर है इसका? रिपल्सिव। कैसा नेचर है? अब इधर देखिए, स्लोप ऑफ सीडी कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो नेट आंसर नेगेटिव फोर्स मींस नेगेटिव फोर्स मीन नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी को जीरो से कर रहे हैं ना हम शुरू, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो से मान के चल रहे हैं ना कि सर जीरो, अगर हम उससे स्टेबल हो रहे हैं तो नेगेटिव में जा रही है ना। स्टेबिलिटी के लिए क्या हो रहा है वहां पे? अट्रैक्शन, तो नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से इसको स्टेबलिश कर रखा है। अब देखो R 0.8 फर्मी, अगर आप 0.8 फर्मी से ज्यादा जाओगे तो कैसी हो जाएगी? और अगर आप 0.8 फर्मी से कम रहोगे तो कैसी हो जाएगी? ज्यादा पे अट्रैक्टिव और कम पे कैसे होने वाली है? रिपल्सिव। कैसी हो जाएगी? रिपल्सिव। डन। आइए, न्यूक्लियर फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड मास। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंडेंट ऑन ये चार्ज और मास पे डिपेंड नहीं करते। इसीलिए न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स इक्वल है। सभी फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल। न्यूक्लियर फोर्सेस सभी के लिए कैसा लगता है? इक्वल। जितना प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सर प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? अगर पॉजिटिव रिपेल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड मास, ना ही मास पे डिपेंड करती है और ना ही चार्ज पे। इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स अगर किसी का मास नहीं है ना तो उस पर भी लग जाएगी। नहीं तो हमारे पास फोर्स लगने के लिए याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है या कूलम फोर्स लगना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? मास, क्योंकि चार्ज तभी होगा जब मास होगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास एंड चार्ज। मास नहीं है तो भी लग जाएगी, अरे चार्ज भी नहीं है तो भी लग जाएगी, उस पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि किसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सभी में इक्वल, सभी में न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, जहां मर्जी रखो सेम लगने वाली है। और ये आपको ग्राफ याद करना है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0.8 फर्मी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ पेपर में डायरेक्ट उठा के पूछ लेगा, कहेगा बताओ इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए आगे, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? नेट फोर्स। कैसी फोर्स? अब सुनो, अगर मैंने प्रोटॉन और प्रोटॉन को रखा तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसी फोर्स लग रही होगी? न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है क्योंकि वो 0.8 फर्मी से कम पे नहीं। तो कौन कौन सी फोर्स लग रही है? पहली कौन सी लग रही है? न्यूक्लियर। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? इस पे भी चार्ज कैसा है? तो पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे और कैसा फोर्स लगाने वाले हैं? कूलम फोर्स। कैसा फोर्स लगाने वाले हैं? और क्योंकि ये पास में ही आते हैं इसीलिए इसमें नेट फोर्स कितना आ जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स माइनस, न्यूक्लियर ज्यादा होगा ना इस केस में, अगर कूलम ज्यादा होता तो ये रिपेल करके चले ही ना जाते। तो हमें ये पता चल रहा है कि सर इस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा है? न्यूक्लियर रेदर देन कूलम। तो नेट फोर्स में अगर देखूं तो न्यूक्लियर माइनस कूलम है, न्यूक्लियर माइनस। और अगर इधर देखिए आप, अब ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगने वाला है? न्यूक्लियर। तो इसमें नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा? न्यूक्लियर। नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें नहीं लगेगा। अच्छा,
अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूट्रॉन और, तो क्या इसमें कूलम फोर्स आएगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स आएगा? न्यूक्लियर। अब देखो, अगर इसके इन दोनों के बीच में फोर्स 10 है, इन दोनों के बीच में फोर्स, तो इसमें 10 से कम हो जाएगा ना, क्योंकि कूलम वाला फोर्स माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला फोर्स माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इसीलिए जब नेट फोर्स की बारी आएगी तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इक्वल है, बस प्रोटॉन और प्रोटॉन से दोनों ज्यादा है, उसको कम हो गया। देखो कंफ्यूजन कहां आती है पेपर में, एक तो पूछता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सभी के इक्वल है, और एक पूछता है नेट फोर्स। नेट फोर्स में क्योंकि कूलम फोर्स भी लेना होगा, नेट फोर्स में कूलम फोर्स भी लेना होगा, इसीलिए ये रिजल्ट निकल के आया। क्योंकि जहां पर देखो, जहां पर भी कूलम लग गया, प्रोटॉन और प्रोटॉन में ही लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पे चार्ज होना चाहिए कूलम्बिक फोर्स लगने के लिए, और इन पे कूलम्बिक फोर्स लगता नहीं है, तो ये बच जाते हैं, इसका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? यहां तक की गेम क्लियर हुई, चल सकते हैं आगे। देखिए आप पढ़ क्या रहे हो सर? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। अगर एटॉमिक मास निकालना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1.6 into 10 की पावर kg। डन? आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट गेम सेट हो जाएगी यहां से, और सारी की सारी एग्जाम की गेम यहीं से सेट होने वाली है। क्वेश्चन आएगा बाइंडिंग एनर्जी पे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, बिल्कुल डिटेल लिखी हुई है। आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। आप घर पे जब भी इसको नोट डाउन करेंगे जाके, तो सामने आप वीडियो चला लीजिए और उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए। नोट्स नहीं दूंगा इसके, मैं आपको नोट डाउन करना है वीडियो देख के साथ साथ। क्यों? एक बार दोबारा जब आप लिख रहे हो तो उस टाइम पे कोई कंसेप्ट ना रह जाए। क्लियर? आओ, तो कंसेप्ट अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। सर ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कई बार न्यूक्लियस जो है वो फ्यूजन कर रहा है, मिल जाता है एक दूसरे में, और कई बार क्या कर रहा है? फिजन कर रहा है। तो सर ये क्यों कर रहा है? अगर कोई भी काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किया जा रहा होगा, है ना। तो इस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है क्या, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है? क्योंकि मैं तभी आंसर दे पाऊंगा ना कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़िए। एज द स्टेबल वी कैन रिलेटिवली से दैट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, क्योंकि मैंने जीरो मान रखी है, अगर और ज्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। अब पढ़िए। टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम सम एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। सुनिए, इनके बीच में अगर प्रोटॉन है आपस में एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर फोर्स से कनेक्टेड है कि नहीं है? है। अब आपको इसको अलग अलग करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि ये तो बॉन्ड बना के बैठे हैं, आपको रिवर्स में देनी होगी कि नहीं देनी होगी? तभी तो प्रोटॉन और प्रोटॉन को अलग कर पाओगे। अब जैसे सुनो, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है 10 न्यूटन से, मैंने कस के पकड़ा हुआ है, तो आपको कम से कम कितना फोर्स चाहिए? आप इसको तोड़ दो, 10 से ज्यादा, मतलब रिवर्स, कम से कम 10 तो चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा कि तोड़ने के लिए कम से कम 50 चाहिए, तो इन्होंने कितने से पकड़ रखा होगा? 50 से। कम से कम कितने से पकड़ा होगा? 50, है ना। अगर मैं देखो, वैसे तो मैं न्यूक्लियर फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, मैं वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स को कैलकुलेट, लेकिन मैं इस चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं कि मैं कितनी एनर्जी दूं और ये क्या हो जाए? सेपरेट। तो उतने से वो आपस में पकड़ रखा होगा उन्होंने, है ना। अब सुनिए, दोबारा देखिए। टू सेपरेट ऑल द फ्रॉम सम एनर्जी अप्लाइड टू ब्रेक द दिस एनर्जी इज नोन एज, क्योंकि वो बाइंड कितने से कर रखा है। वो कहोगे सर आप तो एनर्जी दे रहे हो, अरे उसी को दे के ही तो पता करूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और दिस एनर्जी कैलकुलेट फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेपरेट प्रोटॉन्स को मास करोगे और जब आप उसको न्यूक्लियस में डाल के टोटल मास करोगे तो न्यूक्लियस में मास पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि वो मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी में। तो कितना एनर्जी में चेंज हुआ? तो वो किससे पता चलता है? मास डिफेक्ट से, कि कितना मास चेंज हुआ। उतना मास किस में चला गया? एनर्जी में। उतना मास किस में जा चुका है? एनर्जी में। आइए, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू अच्छा मास डिफेक्ट क्या जानना चाह रहे हैं हम? मास डिफेक्ट। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करें। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए देखिए इधर, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसमें मास ऑफ प्रोटॉन Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर नहीं, बाहर लेते हैं ना, और इधर न्यूक्लियस का मास दे रखा है। न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है? mx। और मैं मान लेता हूं इसके पास ये अपन के पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने हो सकते हैं सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, और मास लूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मास ऑफ प्रोटॉन। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब सुनो, मास किस में कम होगा? अगर बाउंडेड स्टेट में नहीं है या बाउंडेड है? कम उसमें होने वाला है। अच्छा सुनो, अगर मेरे को मास डिफेक्ट निकालना है तो इसके टोटल मास में से इसके मास को क्या कर दूंगा? माइनस। जैसे जब बाउंडेड नहीं थे तो टोटल मास कितना आ रहा था, और अगर ये बाउंडेड हो गए तो कितना आ रहा है? तो मास डिफेक्ट कितना हुआ? 10 माइनस a। अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा ये देखते हैं। इक्वेशन में क्या लिखूंगा? z इंटू मास ऑफ प्लस n इंटू मास ऑफ माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। कोई दिक्कत परेशानी? यही लिख सकते हैं ना। तो आइए और देखते हैं इसमें। अब सुनो, कई बार क्या करता है वो, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, तो न्यूट्रॉन्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? a माइनस z। a माइनस जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब यहां पे रिप्लेस कर लो, तो डेल्टा m इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, प्लस a माइनस जी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mx। ये लिखने के लिए, कैलकुलेट में थोड़ा ना ये बार बार फॉर्मूला लगाऊंगा, सारे अलग अलग करूंगा, उसको अलग करूंगा, इसको अलग करूंगा, टोटल आंसर निकाल लेंगे। ये तो एक लिखने की टेक्निक है कि सर ऐसे लिखा हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि बुक में ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो आप देख लीजिए, ये टोटल मास है प्रोटॉन का, ये किसका है? न्यूट्रॉन का, और उसमें से उसका मास माइनस करके क्या निकाल लिया? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अच्छा सुनो, एक और चीज ये कर लेते हैं। मेरा कितना मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में? 2। कितना कन्वर्ट हुआ? 2। 2 मास नंबर है या एटॉमिक मास है? नंबर है। इसका मास बदलोगे तो कितना आएगा? इनटू AMU, इनटू, और वो कहते हैं, हमने कैलकुलेट किया कि 1 AMU को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, 1 AMU को आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आंसर आता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका एक एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितनी एनर्जी पकड़ा देगा आपको? 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां कितने AMU कन्वर्ट हुए? 2, क्योंकि 2 में डिफरेंस आया ना, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 2 इंटू 931.5 वोल्ट। इसमें काम करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास,
है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं अभी। बस आपको ये इक्वेशन देखनी है कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम क्या है, कुछ नहीं है यार, उधर और इधर देख लो कितना मास का डिफरेंस आ रहा है, इधर 10 था इधर 8 है, तो डिफरेंस कितना आया 2। अब ये तो बात हमारे समझ में आ गई, लेकिन जब हमें ये लिखना पड़ जाए इक्वेशन में तो सर हमारी बात समझ नहीं आ रही है, तो दिक्कत है। तो इसीलिए आप इसको देखिए कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं वापस से अपने नोट्स पे और काम करते हैं, आइए। तो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो मास डिफेक्ट हमने देखा और देखा 1 AMU कितनी एनर्जी देता है मुझे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, और मेगा को क्या लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे रखा तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। आप देखिए बिल्कुल ध्यान से आंसर देते रहिए, साथ साथ आप आंसर बताइएगा कि क्या है और इसको साथ साथ नोट करते रहिएगा। आइए पढ़ो, कंसीडर 2 एलिमेंट, कौन कौन से, x एंड y। मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले रहा हूं जो कि क्या है x एंड y, और उनके मास नंबर लिए, क्या लिए, एटॉमिक मास नहीं लिया, क्या लिया, मास। एक का मास नंबर कितना है ax और एक का कितना है ay, और इसका मास ज्यादा है, ax इज ग्रेटर देन ay, कंसीडर मान लिया। और ex एंड ey क्या है मेरे लिए, बाइंडिंग एनर्जी, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ex और ey। तो ex की बाइंडिंग एनर्जी ey से, मतलब ex ने बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, ex ने बहुत। तो आइए, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा, x की, बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, x। तो ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, x। अरे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज, अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होने वाला है, स्टेबल। वो क्या होने वाला है, हाँ जी। तो अब कौन यहाँ पे कौन स्टेबल है, x या y, x। कौन स्टेबल है, कांग्रेचुलेशंस, हम गलत हैं जी। सर देखने में तो यही लग रहा है, नहीं कुछ भी ले लो, मास नंबर क्या, बाइंडिंग एनर्जी पे बात करो यार, छोड़ो कुछ भी नहीं लेना। मैं कह रहा हूं कि बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है, मैंने ही दी है, मैंने ही लिखा किसकी ज्यादा है, ex की। बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है, ex की। हाँ तो स्टेबल तो यही बन रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में ज्यादा है, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। और स्टेबल कौन होगा फिर, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और यही हमारा दिमाग भी हमें कहता है, और इसीलिए मैंने इसको लिखा। आप देखो, आ जाओ, ये नहीं गलत है, देखो लिखा है गलत, पढ़ते चलो, सर वो कैसे। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, पप्पू। पप्पू पर मंथ कितने पैसे कमा रहा है, और चंपा कितने कमा रही है, 50 लाख, 50,000। पप्पू कितने पैसे कमा रहा है जी, 1 लाख, और चंपा कितने पैसे कमा रही है हमारी। कौन ज्यादा सेविंग कर सकता है, कौन ज्यादा सेविंग कर सकता है, पप्पू। सीधी सी बात है, लेकिन देखना एक बारी, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पप्पू, क्योंकि ये ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा, देखो इसकी अर्निंग ज्यादा है ना, 1 लाख रुपीज। हाँ तो सुनिए भाई, पप्पू के 10 बच्चे हैं, 1 लाख रुपए में कितने बच्चे पालने हैं, 10, और चंपा कैसी है, तो अब जरा सोचो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि उसकी इनकम कम है। मेन बात होती है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो डिवाइड कितनों में हो रही है भाई। ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ये तो हमने चेक कर लिया, लेकिन वो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड कितने में हो रही है यार, हमने ये तो देखा ही नहीं। हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी देख ली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है कि पर न्यूक्लियन पे कितनी है। अब देखो कैसे, आइए देखते हैं सर वो कैसे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी आयरन की कितनी है, 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन
और बिस्मुथ की कितनी है 1640। तो यहां पे देखने में कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है बिस्मुथ। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो पढ़ो, तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है सर? बिस्मुथ की। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होने वाला है यहाँ पे सर? फिर वही। तो ये पीछे देखते हुए तो यही आ रहे थे, तो पीछे भी तो वही गलती हो रही थी हमारे से। तो हमने देखा कि आयरन सर वो कैसे, बाइंडिंग एनर्जी तो बिस्मुथ की ज्यादा है ना। ये तो वही वाली बात होगी पप्पू और चंपा वाली। तो आइए अब हम क्या निकालने वाले हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कि न्यूक्लियंस कितने हैं भाई, उसके बच्चे कितने हैं जिसमें वो बांट रहा है। जैसे सोचो मैं डेली के 1 रुपया कमा के लेके आता हूं, अपने ऊपर खर्च करता हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने शादी कर ली और 10 बच्चे हो गए, अब टोटल कितने हो गए 12, 2 तो हम हुए 10 तो बच्चे, टोटल कितने हो गए 12। अभी भी मैं 1 रुपया कमा के लेके आ रहा हूं, तो अब मेरे खाते में कितने आएंगे? सब दिया, एक में तो मैं स्टेबल था। अब देखो तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 492.8 डिवाइडेड बाय में 56, तो कितनी आई 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पर न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी मिल रही है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बिस्मुथ की, जो कि कौन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ रही है 1640 डिवाइडेड बाय में 209, कितनी आई 84। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? आयरन। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ इस केस में? आयरन इज मोर स्टेबल। अच्छा आज के बाद आपको पता चल गया बाइंडिंग एनर्जी देखोगे या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? अकेली बाइंडिंग एनर्जी से आंसर देना मतलब वही बात हो जाएगी आपने पढ़ ली सर, हे भगवान हमसे गलती हुई हमें माफ करें, लिख लेना ध्यान से। Therefore iron is more stable। हमें हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर। अब सुने, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन increases rapidly for nuclei with and reach a maximum of approx 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यह जान के हैरानी होगी अगर हम देखें कि सर सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, किसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब हमने सब निकाला तो किसका निकल के आया, आयरन का। तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है, आयरन की। कितनी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा इसके पास है। सर क्यों है इसके पास ऐसे ज्यादा? तो देखिए ये अभी आपका कंसेप्ट नहीं है पढ़ने का कि क्यों इसके पास ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर भी न्यूक्लियर एनर्जी के लेवल्स होते हैं, वहां पे फीलिंग होती है, हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है, उसके हिसाब से काम होता है। ये आपने आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। क्लियर? तो आपको बस जहां पे क्या करनी है, ठीक है, उस केस में तो जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। उस केस में मेरे को पता लगेगा कि बाइंडिंग ज्यादा है। देखिए हाँ एक बार दोबारा देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसकी आ रही है मेरे पास, आयरन की। हाँ तो अब आप क्वेश्चन बताइए, सुना नहीं मैंने। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मेरे को बाइंडिंग एनर्जी का पता नहीं है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने जिस पहले वाली केस में बताया था, जी जी तो या उससे हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर जैसे एक आयरन का केस है, दूसरा वो एलिमेंट जो आपने दिया था, ठीक है, और मैंने उसको एनर्जी दी ताकि वो टूट सके, जो अट्रैक्शन की केस है। अगर मैं उस वाले एलिमेंट में दूंगी वो एनर्जी, तो वो ज्यादा नहीं आएगी। तो वहाँ उस केस में मेरे को कैसे पता चलेगा कि तो हम उस केस में न्यूक्लियंस भी तो पता होने चाहिए हमको कितने हैं, क्योंकि आप जिस भी एलिमेंट पे काम कर रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज तो रखोगे ना कि इसमें ये है क्या चीज है। तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पता होने चाहिए ना कि कितने हैं। अब जैसे मैं मान लो कोई भी एलिमेंट लेके आया तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि उसके बारे में पता करना कि ये पीरियोडिक टेबल में से कौन सा एलिमेंट है, कि सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, क्या है, पहले ये तो पता कर लूं।
उसके बाद ही मैं आंसर दे पाऊंगा ना कि क्या चीज है, ओवरऑल देखना पड़ेगा। और ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके बाद ये एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाई गई। अब आप कर्व देखिए ध्यान से, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाई गई। अब देखिए सब बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइए कि क्या हो रहा है। देखो अगर मेरा यहां पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी भी धीरे 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 करती हुई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और मैक्सिमम किस केस में आ रही है, आयरन। मैक्सिमम किस केस में है, देखो आपको ये ग्राफ बिल्कुल याद होना चाहिए कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, आयरन की। कितनी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज देखिए यहां पे, तो यहां देखते हैं, चलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन। अब एक चीज देखिए यहां पे कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा था, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे हो हीलियम की आई, हीलियम से नीचे कौन आया, लिथियम। फिर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आई, कार्बन। नाइट्रोजन की हो गई कम। फिर किसकी आई, ऑक्सीजन। और फिर उसके भी नीचे हो गई कम। देखो ऑक्सीजन 16 है और ये उसका आइसोटोप है 18। उसके बाद किसकी आ रही है, सल्फर। फिर ये बढ़ती जा रही है आगे की ओर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, यहां में देखिए हीलियम, कार्बन और इनके पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है हमारे ये हेलिना के उसमें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पहले के जो 10 एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी देखने को मिल रही है आपको, हीलियम, कार्बन और। सर ऐसा क्यों है, वही एनर्जी फीलिंग्स के मामले हैं यहाँ पे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाले होते हैं। तो ये हम पीरियोडिक टेबल में भी तो कर रहे थे, कईयों में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आ जाती थी क्योंकि वो बीच में हाफ फील्ड हो जाता था। तो यहाँ पर भी यही केस सेम बन रहा है। आपसे ये पूछेंगे नहीं कि क्यों हो रहा है, लेकिन पूछेंगे कि यहाँ बताइए, इसको गायब कर देगा, कहेगा बताना ये तीनों कौन है, एक्स वाई जेड। आपको पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किस किस की, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, आयरन की मैक्सिमम है, उसके बाद ये स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी सेम रहती है, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे 8.8 है, देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, लगभग 8 पॉइंट, और यहां तक लगभग कितनी आ रही है, 8। तो अगर आप कम से कम 56 से लेके 184 तक जा रहे हो, ये देखो कितना बड़ा एलिमेंट, बीच में कितने आ गए, 56 से लेके टंगस्टन तक, इनके बीच में कोई ज्यादा खास एनर्जी का चेंज नहीं है। तो इसीलिए हम देखो 40 से लेके लगभग कहां से लेके 40, जिनका मास नंबर कितना है 40 मास नंबर किसका होता है वैसे, कैल्शियम का। मास नंबर पूछ रहा हूं, मास नंबर टोटल कैल्शियम का कितने तक, 180 तक। कितने तक, 180 तक। तो 40 से लेके 180 तक का जो ये बीच का रेंज कहलाता है, ये मैक्सिमम, देखो 40 से लेके 180 मैक्सिमम नंबर रीजन इज नोन एज मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन। इस रीजन को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन। चेंज कर लेते हैं, लीजिए ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन है हमारे लिए। कलर दिख रही है ना, लाइट कर लेते हैं। तो देखो इस ग्राफ से हमें क्या सीखना है, सबसे पहले कि सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम फॉर आयरन, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये स्टार्टिंग में इधर। अच्छा 40 to 180 वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन। मैक्सिमम स्टेबिलिटी जोन वाले से पहले वाले क्या करते हैं, फ्यूजन। क्या करते हैं, देखो ये फ्यूजन क्यों कर रहे हैं, फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आपस में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेगा, हीलियम। अरे कोई भी रिएक्शन क्यों हो रही होती है, क्योंकि वो क्या हो रहे होंगे आपस में, स्टेबल। और वो स्टेबल न्यूक्लियस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है। अगर आप 40 से कम पे हो तो वो ज्यादा करने की कोशिश करेगा। ये स्टार्टिंग में देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है ना, तो ये सारे वाले जितने भी एलिमेंट है क्या करते हैं, फ्यूजन।
ताकि हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो सके, बढ़ सके। और इससे ये स्टेबिलिटी रीजन है, ये कुछ नहीं कर रहे। आयरन वगैरह कभी भी फ्यूजन और फिजन शो नहीं करता क्योंकि ये स्टेबल है, ये क्यों टूटे भाई। अच्छा, इसके बाद वाले आफ्टर 180 मास नंबर के बाद वाले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ले लेते हैं भाई साहब, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम। इन्हें ज्यादा करनी है, वापस आना है तो टूटना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और इसको हम कहां पढ़ते हैं थोड़ा मेनली, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि टूट जाएंगे। और ये जुड़ और टूट क्यों रहे हैं, ड्यू टू गेनिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमने देखी, हमने जो कैलकुलेट किया, मैक्सिमम किसकी आई, आयरन की, और मिनिमम कई सारों की आती है 1.1 के आसपास। तो नाम नहीं लिखा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम अगर हम देख रहे हैं तो कितनी आ रही है सर, लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी समझ में आई, क्या हो रहा है, अहमियत समझ में आई कि बाइंडिंग एनर्जी से काम करेंगे या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से काम करेंगे। नहीं तो गलती हो सकती है ना, तो गलती हो सकती है, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का एक ग्राफ, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का। इस रीजन में होता है फिजन, इस रीजन में होता है, सॉरी, इस रीजन में होता है फ्यूजन, इस रीजन में होता है फिजन। करेक्ट, चले आगे। तो एक क्वेश्चन आ गया है, कलर चेंज कर लें इसका, वाइट कलर। देखिए, अब आगे मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसमें। देखिए क्या करें, इफ द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.008 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.009। अच्छा, मास ऑफ एटम का दे रखा है इतना, तो मैं पहले अपना मास निकाल लूं कि मेरा कितना आ रहा है। मास डिफेक्ट निकाल के एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है। तो कह रहा है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी को निकाल लूं, फिर पर न्यूक्लियन में जाऊंगा। आइए, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे डिनोट करते हैं, Z से। कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 4। और क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 9-4, क्योंकि टोटल मास कितना आ रहा है, टोटल एटॉमिक नंबर कितने आ रहे हैं, 9। प्रोटॉन कितने हैं, 4। बचे हुए क्या बचेंगे, 5। डन। अब सुनिए, अब मैं निकाल रहा हूं अपना मास कि मेरा, हमारा जब बाहर होगा तो कितना आएगा। तो कितना आएगा, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं डेल्टा M करूं, मास डिफेक्ट, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस। और वैल्यू पुट करते हैं। प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास, 4, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है एक का, 1.008, 1.008 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 5, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है मेरे पास, 1.009। अब प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां एस्टिमेट मार के इसको 1 मत कर लेना। यहां पे एस्टिमेशन नहीं चलना, यहां कंप्लीट क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि यहां पे अगर जो मास है वो बहुत पॉइंट्स में कम ज्यादा होते हैं, तो अगर आपने वो नेग्लिजिबल कर दिए तो आपका तो 0 आ जाएगा आंसर। सब मास आपस में कट रहा है, ये 1, 4 ये सब कट जाएंगे आपस में। तो ये पूरा सोल्व करना है, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं पूरे पॉइंट्स लेने भी है, ठीक है। माइनस, अब मेरा कितना है, 9.012, ठीक है ना। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कर लो। 4 को किससे करना है, 0.065 कितना आ रहा है, 0. इसका आ रहा है सर 0.065 प्लस इसका कितना आ रहा है जी, सारा टोटल मिला के अच्छा, 0.065 टोटल मिला के, सब करके जो भी है मल्टीप्लाई और माइनस। अच्छा ये माइनस करके भी ये आ रहा है। नहीं मेरे को इसका बताओ पहले, तो अलग अलग करने को, अलग अलग करेंगे ताकि पता चले कि करना क्या है, इकट्ठा नहीं।
इसका बताओ कितना आ रहा है? 4 into 1.008 4.032। इसका कितना आ रहा है? 5 into 1.009 5.045 माइनस 9.012। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा? 7.0 हट जा भाई 0.9 9.077 माइनस 9.012 कितना रिमेनिंग बचा? 0.065 AMU। इतना मास का मेरे पास डिफेक्ट आया। कितना आया? 0.06। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू डेल्टा टाइम कितना आया? 0.065। क्योंकि 1 AMU से कितनी एनर्जी निकलती है? 931। इससे कितनी लग रही है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके कितनी आ रही है एनर्जी? 60.515 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई मेरे पास क्या? बाइंडिंग एनर्जी। इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी निकालो। क्या उसने मुझसे बाइंडिंग एनर्जी पूछी है? नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि बाइंडिंग एनर्जी से काम होने वाला नहीं है। तो क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी 60.515 और न्यूक्लियन कितने हैं मेरे पास? टोटल 9। 9 से डिवाइड करके कितना आया आंसर? 6.7238 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंप्लीटली आपको कम से कम 3 डिजिट तक तो जाना ही होगा, 723 तक तो जाना ही होगा। यहाँ पे तो इजीली हो गया, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहती है। पॉइंट्स में छोटी सी गलती और क्वेश्चन हट जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो ये जो कैलकुलेशन से डरते हैं ना लोग, उनके लिए तो भाई साहब ये बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, है ना। और ये खुद कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेटर लेके मत बैठिएगा साथ में, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। चले आगे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने की एक टेक्निक है छोटी सी। हाँ जी, अनदर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की थ्योरी क्या थी कि सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए फ्यूजन और फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज थी। अब वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न है, और यहीं से आपको चीजों के बारे में पता चलने लगेगा कि न्यूक्लियस काम कैसे कर रहा है। बहुत बढ़िया चीज है। आपने एक चीज तो पढ़ी यहाँ पे, जब उस दिन बोल रहे थे आप कि मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी। ये तो चलो समझ आया, लेकिन मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा और उसके क्या साइंटिफिक प्रूफ्स हैं हमारे पास, सब चीजों को देखते हैं कि और वो चेंज हो ही क्यों रहे हैं भाई, करना ही क्यों है चेंज, होना ही क्यों है चेंज उन्होंने। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए ऐसा करते हैं, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसी पे काम करेंगे थोड़ा सा, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आइए तो पहले पढ़ते हैं इसको। अब वो कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या रहना चाहिए? लगभग 1। मतलब जितने न्यूट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। किसके लिए वैलिड? फॉर लाइटर न्यूक्लियर। ये जो चीज है किसके लिए वैलिड है? लाइटर। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटॉन्स है, उनको चारों तरफ से कौन घेर के रख रहा है? न्यूट्रॉन्स, ताकि रिपल्शन ना हो सके, वो पकड़ के रखते हैं उन्हें। अब अगर स्मॉलर न्यूक्लियाई है जहां पे प्रोटॉन्स के नंबर्स कम है, तो न्यूट्रॉन इतने नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रोटॉन के नंबर बढ़ने लगेंगे तो न्यूट्रॉन्स भी बढ़ाने होंगे। तो जब हम देखा, हमने ये चीज देखी कि मेन बात कि न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इज ग्रेटर देन, तभी स्टेबल होंगे। अगर आप थोड़े से हायर न्यूक्लियस की बात करें, 10 के बाद वालों की बात करो या 20 के बाद वालों की बात करो, तो कौन ज्यादा होने चाहिए? न्यूट्रॉन्स, तभी स्टेबिलिटी आएगी। स्टार्टिंग में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल कर लो, उनका रेशियो 1 आएगा और वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 20 से बाद वालों की, तो वहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए,
प्रोटॉन से, तभी क्या होंगे वो स्टेबल, तभी क्या होंगे वो स्टेबल। आइए, तो मैंने ये क्या लिख लिया, न्यूट्रॉन नंबर, और ये लिख लिया, और स्टेबिलिटी देखते हैं। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ आया, और ये मेरी जो ये लाइन आ रही है, इस लाइन पे जो भी एटम लाई करेगा वो कैसा होगा, स्टेबल। कैसा होगा? अच्छा सुनो, इस लाइन से अगर मैं इस तरफ आता हूं तो किसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स के, और अगर इधर रहता हूं तो किसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स के। तो मैं स्टडी करता हूं किसकी, ए वाले की। देखो, जो एटम स्टेबिलिटी लाइंस पर है वो तो स्टेबल है, बिकॉज न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। अब बात करते हैं किसकी, इन ए रीजन, इन ए रीजन, ए रीजन की बात करते हैं। ए रीजन में कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे, आओ देखो यहां पे ए रीजन में कौन ज्यादा होगा, अगर यहां पे आप कोऑर्डिनेट और यहां पे कोऑर्डिनेट डाल के देख लो यार, इस रीजन में कौन ज्यादा होने वाला है, न्यूट्रॉन। इस रीजन में कौन ज्यादा होने वाला है, स्टेबिलिटी के लिए कौन ज्यादा होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स। कौन ज्यादा होने चाहिए, देखो, लेकिन बढ़िया से स्टेबिलिटी कब आ जाती है आपके लिए, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल, और अच्छी स्टेबिलिटी दे देंगे। तो सुनो, इस केस में कौन ज्यादा, न्यूट्रॉन। इस केस में कौन ज्यादा, न्यूट्रॉन्स। इस केस में कौन ज्यादा, प्रोटॉन्स। अब सुनो, अगर यहां पे न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, अब सुनो, और अगर इनको किस लाइन पे जाना है, स्टेबिलिटी, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है, इक्वल, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन कम करने पड़ेंगे और प्रोटॉन ज्यादा करने पड़ेंगे। तो इस केस में न्यूट्रॉन टूट के किस में चला जाता है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन टूट के किस में चला जाएगा, अब इधर देखिए, इस केस में कौन ज्यादा है, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। होना क्या चाहिए था, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, अब इस केस में कौन टूटेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन टूट के किस में चले जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन कम हो जाएंगे और न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। अब सर ये देखा तो हमने, ठीक, चलो स्टेबिलिटी गेन हुई, लेकिन जब इसको आप देखोगे अब आगे कि टूटेंगे किस में, ये कैसे टूटेंगे भाई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे तो चार्ज कहां से डेवलप करके। मेन मुद्दा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, पहले तो चार्ज नहीं था, बाद में चार्ज कैसे डेवलप हुआ। और चार्ज को डेवलप करने के लिए आपको अपने अंदर का चार्ज बाहर फेंकना पड़ेगा। जैसे एटम है, एटम न्यूट्रल होता है ना स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले लो। अब ऑक्सीजन पे -2 कब आता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। आपको गेन भी नहीं किया और -2 आ गया, कैसे हो सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन जब तक 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने वाला, तब तक क्या उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं है। अब यहां कैसे आ गया कि सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव था, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, तो चार्ज कहां गया, चार्ज नहीं, ट्रांसफर नहीं होते। देखते हैं कि हुआ क्या, अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए, न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, देन फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। अब सुनिए, ये मैंने न्यूट्रॉन लिखा, उसको मत देखिएगा, इधर देखिए, उसको देखते रहोगे तो खत्म हो जाएगी कहानी। इसको क्या, मैंने ये क्या लिखा, न्यूट्रॉन। देखो मैं लिख के दिखाता हूं एक एक करके। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे ऊपर किसको लिखा गया, मास। नीचे क्या लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि मुझे मास भी इक्वल रखने हैं और चार्ज भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है कि जितना मास टूटेगा भाई उतना ही रहना चाहिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज भी उतना ही रहना चाहिए। अब ये ब्रेकडाउन हुआ, किसमें ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटॉन में। प्रोटॉन का मास कितना आएगा, 1। प्रोटॉन का मास कितना आने वाला है, तो चलो ये तो बैलेंस हो गया। अब ये 0, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है, +1। क्या ये बैलेंस हुआ, नहीं। इसीलिए ये साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या निकालता है, एक कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1, और क्या निकलेगा ऊपर साथ में, 0। इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज्यादा नहीं होता, नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चार्ज कितना होता है उस पे, माइनस। अब देखो यहाँ पे मास कितना है ऊपर, 1। यहाँ कितना मास आया टोटल, 1। यहाँ चार्ज कितना, 0, यहाँ टोटल नेट चार्ज कितना,
मतलब प्रोटॉन ने अपना, एक प्रोटॉन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या करा, बाहर फेंक के मारा, नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तब बनता है। न्यूट्रॉन क्या है, जब उसके पास क्या आ जाता है, प्रोटॉन प्लस, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया उसने। अब सुनो, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन, अगर आप नॉर्मली केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे तो कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, न्यूक्लियस से। कहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकला है, बाहर वाला नहीं है। कहां से निकला, न्यूक्लियस से। और इस डीके को क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव डीके। कैसा डीके बोलते हैं इसे, बीटा। अभी आप एंटी न्यूट्रिनो पे मत जाओ, क्या है, क्योंकि जब हम ये कर रहे थे तो हमें ये पार्टिकल्स मिले, हम सिर्फ न्यूक्लियस को लेके तोड़ रहे थे, वहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। भाई साहब, आप न्यूक्लियस के साथ कोई गेम खेल रहे हो तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए थे, नहीं इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो कहीं न्यूक्लियस में मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन कैप्चर करके रखता है, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल, नेट चार्ज न्यूट्रल हो जाता है उनका। लेकिन जब आप उसको छेड़ते हो तोड़ने के लिए तो वो पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग कर देता है। अब सुनो, अगला सुनो, बी रीजन, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन, कौन कम है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन किस में टूटेंगे, न्यूट्रॉन्स में। इधर देखना, प्रोटॉन का मास कितना, 1, चार्ज कितना, +1। किस में टूटा, न्यूट्रॉन में। किस में टूटा, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज, प्रोटॉन मास 1 तो इसका भी मास 1, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। प्लस क्या निकला, एक ई, इलेक्ट्रॉन, कौन से चार्ज पे, पॉजिटिव 1, नेगेटिव नहीं कर सकता मैं यहां पे। 0 + 1 कितना आएगा, +1, 1 1 0 कितना आएगा, 1। अब सर ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे मेनली कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट पॉजिस्ट्रॉन कहलाता है। आई थिंक आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं कि आपको कभी भी ये नाम नहीं सुने होंगे आपने, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीजोन पार्टिकल्स, ये सब न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं हमको। हम न्यूक्लियस पे काम कर रहे हैं ना, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे काम नहीं कर रहा हूं मैंने सिर्फ न्यूक्लियस ले रखा है और उसमें ये काम हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव पार्ट है, मतलब है तो ये वर्क लाइक है इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज कैसा होता है इस पे, पॉजिटिव। चार्ज कैसा होता है इस पे, पॉजिटिव। मतलब ये न्यूट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के क्या बन जाता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज को पकड़ के क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। तो ये आपस में कन्वर्टेबल है। मुझे चार्ज भी बैलेंस रखने हैं और मास भी बैलेंस रखना है। आइए दोबारा देखते हैं इसको, और इसको बीटा प्लस डी के बोलते हैं। इसको यहां करके देखते हैं दोबारा से। देखिए अब बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटॉन की। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि प्रोटॉन को किस में ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूट्रॉन। तो ये दोनों चीजें लिख लीजिए, ठीक है ना। अब ऊपर क्या लिखूंगा मैं, ऊपर की ओर मास, नीचे के लिए क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्रोटॉन का मास 1, चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1। क्या मास बैलेंस है, जी हां। क्या चार्ज बैलेंस है, नहीं। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, E 0 है तो क्या आएगा, +1। यहां क्या आएगा, 0। ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव पार्ट, ये क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, पॉजिस्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, और ये पॉजिटिव बाहर निकल के आता है। न्यूक्लियर डीके में ये बाहर निकल के आया, और इसीलिए इस डीको को कैसा डीके बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव। कौन सा, हाँ ये न्यूट्रॉन के अंदर से निकाला है, पॉजिटिव पार्ट निकाला है, इसमें से निकाला, सॉरी ये टूटा ना। देख प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था तो उसने न्यूट्रल हो गया और अपना चार्ज छोड़ दिया। अपना चार्ज उसके पास कौन सा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाहर मारा देंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। अब सुनो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किस में चेंज करना है, प्रोटॉन में। ऊपर क्या लिखोगे,
मास। नीचे की तरफ क्या लिखने वाले हो? तो पहले तो इनको लिख लो, उसके बाद आगे देखो ना कि क्या करना है। न्यूट्रॉन पे मास 1 चार्ज, प्रोटॉन का मास 1 चार्ज प्लस 1। अब देखो ये 1 1 तो बैलेंस हो गया, मतलब अब जो भी निकलने वाला है उसका मास तो कितना आएगा? 0। लेकिन ये 0 है, ये +1 है, नेट 0 करना है तो यहाँ क्या लगाओगे? ये -1 जो चार्ज होता है किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे ये जो डिके है ये कैसा डिके है? बीटा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है मेरे लिए? पोजिट्रॉन। ये क्या है मेरे लिए निकल के? पोजिट्रॉन। अरे अभी तो ये तुमने थोड़े ही पार्टिकल पढ़े हैं पोजिट्रॉन, 17 है टोटल, 17। मिजोन, पाई मिजोन, पॉजिटिव मिजोन, नेगेटिव मिजोन कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये देखने होंगे, क्योंकि आपने नाम पहली बार सुने हैं। आएंगे ये धीरे धीरे करते हुए। अभी आप ना बिना दिमाग लगाते हुए इस रिएक्शन को लिखना सीखो पहले तो, कि ये कैसे लिखी जा रही है। अभी दिमाग मतलब ये कहां से प्रोटॉन से निकला, कहां से निकला, छोड़ दो एक बार, पहले आप लिखना सीखो। क्यों? क्योंकि आपने नाम कभी सुने नहीं, ये कहां से आए, तो वो आपका कंफ्यूजन, क्योंकि अब आपको जो पुराना दिमाग है ना, वो 9th वाला जो दिमाग था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो टूट गया, वो बेसिक कंसेप्ट हिल गए, फिर ये कहां से निकल आया, क्योंकि अभी तक हमने न्यूक्लियस तो पढ़ा ही नहीं। और आपको तो न्यूक्लियस में ये बताया कि न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, लेकिन उसमें और बहुत सारे सब पार्टिकल्स मिलते हैं, है ना। आई थिंक पीछे ही अभी 2020 या 21 में कई सब पार्टिकल्स और डिस्कवर किए गए। घर जाके गूगल करना कि सब पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, नाम देखना कितने आते हैं, उसमें ये पोजिट्रॉन वगैरह भी देखने को मिलेंगे आपको। अभी तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नहीं करवाया, हाँ वहां लिखा है मैंने, अभी उसमें नहीं जाते। ये देखो अभी तो ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल्स कहां से आ गए, है ना। तो इसको छोड़ो आप एक बार, आप सिर्फ लिखने की कोशिश करो इनको। एक बार दोबारा लिखे, लिखोगे, करो, निकालो नोटबुक। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करो, करो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट। लिखा हो गया। प्रोटॉन पे ऊपर क्या लिखेंगे? मास। नीचे लिखने वाला हूं चार्ज। मास कितना? 1, चार्ज +1। न्यूट्रॉन मास 1, चार्ज मतलब नीचे क्या आने वाला है? +1, ऊपर 0। और ये इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन की तरह कैसा है, उसका काउंटर पार्ट कैसा है? पॉजिटिव। क्या नाम है इसका? पोजिट्रॉन। क्या नाम है? पोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और दूसरा पोजिट्रॉन। इससे ये पता चलता है कि हर एक चीज का काउंटर पार्ट अवेलेबल है इस वर्ड में। पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का काउंटर, इसी को तो एंटी मैटर बोलते हैं। अगर आपने पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला दिया तो क्या हो जाएगा सब? 0, खत्म हो जाएगा। एंटी मैटर, हर एक चीज का एंटी मैटर अवेलेबल है। मतलब आप हो, आप मैटर हो तो आपका
एंटीमैटर भी होगा कहीं ना कहीं। अगर वो आपसे मिल गया तो सब जीरो हो जाएगा। अच्छा अगला करो, न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करो किसमें, प्रोटॉन में। करे जल्दी, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कीजिए। हाँ किससे, इससे भाई प्रोटॉन, आपने प्रोटॉन को सिंगल मान लिया, प्रोटॉन ग्रुप है, कई सारी चीजें आइटम फिक्स है उसमें, उसमें से निकल रहा है ये। प्रोटॉन इनसे मिलके बना था, जब तोड़ोगे तो ये बन गया। आपको ये लगता है कि प्रोटॉन एक अलग आइडेंटिटी है, नहीं, वो न्यूट्रॉन और इससे मिलके प्रोटॉन बना था। देखिए ऊपर लिखने वाला हूं मास, न्यूट्रॉन का मास कितना आने वाला है मेरे पास, 1, चार्ज 0, प्रोटॉन का 1, चार्ज यहां कितना लगाऊं, -1, ताकि नेट 0 हो जाए। क्लियर? लीजिए क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कैलकुलेट कीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ एटम। मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.00783, ये है जी मेरे पास 1.00867 और इसका मास है 14.00307 और आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इसके लिए। नाइट्रोजन 14, ये मेरा एलिमेंट है, इसके लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड ऑप्शन है 98, 104, and the option D is 112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप कर लीजिए। अब जो इससे आगे की हमारे न्यूक्लियर है वो लेक्चर सेकंड लगाएंगे, उसमें इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मेन बात जो है यहाँ पर, जो प्रोटॉन का डिके और न्यूट्रॉन का डिके है, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा और अगले लेक्चर में इसको और क्लियरिटी के साथ जाएंगे। अभी के लिए आपका काम है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अच्छे से करना। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम आइडिया, यूनिवर्सल, जहाँ से भी आप लगा रहे हैं आप लगाइए। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक, थैंक यू।